हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ हिस्ट्री ईरान की। तो ईरान की हिस्ट्री इस तरीके से है कि ईरान में 1785 से लेकर 1921 तक एक कजार डायनेस्टी रूल करती थी। कजार डायनेस्टी। और कजार डायनेस्टी ने क्या करा था, 1906 में डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश कर ली थी। मतलब मोनार्की विद मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट विद मोनार्की। ऊपर किंग होगा और नीचे इलेक्शंस वगैरह होंगे, मतलब पार्लियामेंट वगैरह रहेगी। तो 1906 में एक रिवोल्यूशन टाइप का हुआ था छोटा सा ईरान में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी थी विद मोनार्की। ठीक है। कजार डायनेस्टी ने बहुत सारी पावर्स जो हैं उलेमास को भी दे रखी थी, मतलब रिलीजियस लीडर्स को। और उस समय जो है कजार डायनेस्टी के टाइम पर ईरान का जो ऑफिशियल रिलीजन था वो इस्लाम था। और हमें ये पता है कि ईरान में शियाज जो है 90% है, शिया मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम पॉपुलेशन 90% है, क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट हैं और सबसे बड़ा जो सेक्ट है इस्लाम में वो सुन्नी मुस्लिम्स का है। पूरी दुनिया में 80% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम्स है और 10-12% के अराउंड पूरी दुनिया में शिया मुस्लिम्स हैं। सुन्नी मुस्लिम्स की लीडर कंट्री सऊदी अरबिया है और शिया मुस्लिम्स की जो लीडर कंट्री है वो ईरान है। तो शिया सुन्नी क्लास भी है सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में। तो आज हम डिस्कस करें एक ईरान की ब्रीफ हिस्ट्री, जो कि शिया मुस्लिम कंट्री है। मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा शिया मुस्लिम्स हैं ईरान में। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में ये एक इस्लामिक कंट्री हुआ करता था, इस्लामिक कंट्री हुआ करता था। ठीक है। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 से 18 के बीच में। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि ईरान में क्रूड ऑयल मिलने लगा था। और जब वहाँ पर क्रूड ऑयल मिलने लगा था तो उस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश यूएसएसआर भी कर रहा था और यूके। उस समय क्योंकि दुनिया का बॉस यूके माना जाता था, ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस का राइज होना स्टार्ट हुआ। दुनिया का बॉस धीरे धीरे करके यूएस बनने की कोशिश करने लगा और यूके का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि यूरोप में ही वॉर हुआ था, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज या यूके की इकोनॉमी वीक होती चली गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। और यूएस राइज होना स्टार्ट हो चुका था। हाँ, तो इस्लामिक कंट्री था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया था और स्ट्रगल करने लगे थे ब्रिटेन और यूएसएसआर की, इस एरिया को कंट्रोल कौन करेगा। फाइनली ब्रिटेन को सक्सेस मिलती है और 1921 में, क्योंकि ब्रिटेन को कजार रूलर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ब्रिटेन कंट्रोल करना चाह रहा था ताकि वहाँ पर क्रूड ऑयल वगैरह एक्सप्लोर कर सके। तो एक मोहम्मद रेजा खान थे, एक रेजा खान थे वहाँ पर, रेजा खान को सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोकल लीडर होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स। और उनकी हेल्प से 1921 में कू हो जाता है, तख्ता पलट बोलते हैं जिसे, कू। तख्ता पलट होने के बाद 1921 से 1979 के बीच में एक पहलवी डायनेस्टी रूल करती है। पहलवी डायनेस्टी रूल करने लगती है ईरान में। ठीक है। और पहले जो किंग थे पहलवी डायनेस्टी 1921 में रेजा खान किंग बनते हैं। और क्योंकि ये ब्रिटेन के सपोर्ट से बने थे, ब्रिटेन के सपोर्ट से किंग बने थे, तो ये वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट। मतलब ये एक इस्लामिक कंट्री नहीं थी। यहां पर मॉडर्नाइजेशन हुआ, विमेन एजुकेशन में भी काम होने लगा, विमेन्स को इक्वल राइट भी दिए जाने लगे मेन के बराबर। ठीक है। और ईरान 1979 से एक मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्न कंट्री थी। ठीक है। जहां पर विमेन्स को सारे राइट दिए जाते थे। ठीक है। और सेकुलर टाइप की गवर्नमेंट हुआ करती थी, सेकुलर गवर्नमेंट, वेस्टर्न टाइप सेकुलर गवर्नमेंट, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना। ईरान का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था इस बीच में 1921 से 1979 के बीच में। अब लेकिन होता क्या है कि जब रेजा खान पावर में होते हैं तो धीरे धीरे करके रेजा खान भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हैं, चीजें उनके ब्रिटेन के हाथ से निकलने लगती हैं बाहर। तो ब्रिटेन क्या करता है, क्योंकि रेजा खान जो है ऑयल के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाने लगता है, पावर दिखाने लगता है, तो उनके बेटे होते हैं मोहम्मद रेजा खान 1941 में। ब्रिटेन क्या करते हैं, रेजा खान को हटाने के बाद उनके बेटे मोहम्मद रेजा खान उनको सत्ता में ले आते हैं। तो मोहम्मद रेजा खान किंग बन जाते हैं फिर से ब्रिटेन की हेल्प से ही, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को इन्होंने कॉपरेट करना बंद कर दिया था।
ठीक है। मोहम्मद रेजा खान 1951 तक, मोहम्मद रेजा खान 1951 में इलेक्शंस वगैरह कराते हैं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट करते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर भी ईरान में अपॉइंट किया जाता है 1951 में जब इलेक्शन होता है। एक मोसादेक करके, मोहम्मद मोसादेक करके प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, 1951 में। और वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है अथॉरिटी दिखाना स्टार्ट करा कि मुझे तो लोगों ने चुना है, और उन्होंने मोहम्मद रेजा खान की सुननी बंद कर दी, ठीक है। तो अगर मोहम्मद रेजा खान की वो सुननी बंद कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी दिखाएगा। और प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था, लोगों को भड़काना स्टार्ट करा कि ईरान का जो ऑयल है वो ईरान के लोगों के लिए है, ब्रिटेन के लिए नहीं होगा। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भड़काना भी स्टार्ट करा। तो ब्रिटिशर्स इनसिक्योर हो गए, उन्हें लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमारे हाथ से निकल जाए। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने और यूएस ने मिलके यहां पर फिर से तख्ता पलट करा, मतलब प्राइम मिनिस्टर को हटाया और वापस मोहम्मद रेजा खान के हाथ में सारी पावर दे दी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया और उन्हें यह बोला गया कि भाई टू मच डेमोक्रेसी के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है, देश को चलाओ अपने आप, ज्यादा डेमोक्रेसी के चक्कर में मत पड़ो। तो एक सुपरफिशियल टाइप की डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई उसके बाद, ठीक है। एक एक्सपीरियंस ले लिया था उन्होंने डेमोक्रेसी का। तो एक सुपरफिशियल टाइप की डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को दिखाने के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मोहम्मद रेजा खां के आदमी या उनके पपेट हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेकुलर टाइप की गवर्नमेंट 1979 तक चली और सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ईरान में डेवलप होने लगा, ईरान काफी तरक्की करने लगा था। लेकिन ये तरक्की फंडामेंटलिस्ट जो कट्टरवादी लोग हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। अब उनमें कुछ रिलीजियस लीडर थे, आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी, ठीक है, वो एक रिलीजियस लीडर थे काफी इंपॉर्टेंट, आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। ये एक रिलीजियस लीडर थे, ठीक है, और फंडामेंटलिस्ट थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो ये इन्होंने विरोध करना स्टार्ट करा मोहम्मद रेजा खान का, और इनके फॉलोअर्स ने भी विरोध करना स्टार्ट करा। तो मोहम्मद रेजा खान ने क्या करा, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट, उन सबको, उन प्रोटेस्ट को क्रश करना स्टार्ट करा, लोगों को जेल में डालना स्टार्ट करा। और आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी भी भागकर फ्रांस चले गए थे, ठीक है। तो मोहम्मद रेजा खान ने मार्शल लॉ भी लगा दिया था 1979 से पहले, 1978-79 के टाइम पर। तो सिचुएशन काफी टेंस्ड चल रही थी ईरान में, सारे जो भी, और ईरान में प्रोटेस्ट इसलिए भी ज्यादा चल रही थी क्योंकि एक निराशावाद था, करप्शन बहुत ज्यादा था। मोहम्मद रेजा खान की गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन थे कि करप्शन बहुत ज्यादा है सरकार में, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां भी नहीं है, ठीक है। और फिर रिफॉर्म्स कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस कर रहे हैं, और जो फंडामेंटलिस्ट कट्टरवादी लोग हैं वो रिफॉर्म्स को, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था ये जो रिफॉर्म्स है, मॉडर्नाइजेशन है, ये हमारे इस्लाम के अगेंस्ट है। तो ये सारी चीजें भी चल रही थी, इसलिए भी प्रोटेस्ट चल रही थी उनके अगेंस्ट, मोहम्मद रेजा खान के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी एलिगेशन थे कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर इलेक्शंस को रिग किया जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इलेक्शंस तो हो ही नहीं रहे, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये भी एलिगेशन मोहम्मद रेजा खान के ऊपर लग रहे थे 1979 से पहले। 1979 में मोहम्मद रेजा खान जो है, उन्हें कैंसर होता है, वो अमेरिका जाते हैं अपने इलाज के लिए, और तब आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी को मौका, उन्हें लगता है कि अभी मौका है ईरान में वापस आने का। वो 1979 में ईरान में वापस आते हैं और लाखों लोग उनका वेलकम करते हैं। और वहां पर जो लोग सरकार से नाराज थे, मोहम्मद रेजा खान, उनमें एक जोश बढ़ जाता है। तो लाखों लोग उनका वेलकम करते हैं और वहां की पुलिस सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर पाती। और आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी आते ही डिसमिस कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सरकार को डिसमिस कर लेते हैं और सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कब्जा कर लेते हैं उनके सपोर्टर्स वगैरह। तो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, काफी बड़ा ईरानियन रेवोल्यूशन। और इस ईरानियन रेवोल्यूशन का आउटकम क्या रहता है, दोबारा से ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है, इस्लामिक कंट्री। तो ईरान पहले एक इस्लामिक कंट्री था 1921 से पहले, फिर सेकुलर गवर्नमेंट बना, वेस्टर्न टाइप की गवर्नमेंट, मॉडर्नाइजेशन, और फिर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद फिर से एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है। और आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, सुप्रीम लीडर।
अब सुप्रीम लीडर का मतलब क्या है, कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, सुप्रीम लीडर के अंडर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आएगा और उनके अंडर आएगी पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कई कंट्री में होता है कि प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट होता है, वहां पर क्या होगा, सुप्रीम लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। और यहां पर जो सुप्रीम लीडर है ये केवल नाम मात्र का नहीं होगा, जैसे इंडिया में क्या है रबर स्टैम्प कहा जाता है प्रेसिडेंट को, वहां पर ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो सुप्रीम लीडर ही लेने वाला है। अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम लीडर ही करेगा। मतलब सुप्रीम लीडर वहां पर बहुत कुछ है, रिलीजियस लीडर है वो। ठीक है, और इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर हो चुका है ईरान 1979 के बाद से। तो ये जो है एक ईरान का हमने छोटा सा ब्रीफ में हिस्ट्री करा डिस्कस। और इससे रिलेटेड एक और चीज ये है कि जब मोहम्मद रेजा खान इलाज के लिए वहां पर जाते हैं अमेरिका, तो आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमानी के सपोर्टर्स क्या करते हैं, वो अमेरिकन एम्बेसी जो ईरान में होती है ना उसको घेर लेते हैं और 444 डेज का हॉस्टेज क्राइसिस रहता है, अमेरिकन क्राइसिस डेज, हॉस्टेज क्राइसिस अमेरिकन एम्बेसी का, यूएस एम्बेसी जो कि ईरान में होती है। और उनकी डिमांड थी मतलब बहुत सारे जो अमेरिकन थे उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ था, और डिमांड थी सपोर्टर्स के आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमानी की कि अमेरिका से कि मोहम्मद रेजा खान को उन्हें सौंपा जाए। ठीक है, तो 444 डेज तक ये क्राइसिस चलता है और मोहम्मद रेजा खान तो इलाज के लिए गए हुए रहते हैं। 1980 में उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है अमेरिका में ही। और फिर अल्जीरिया के इंटरफेरेंस की वजह से अल्जीरिया, अमेरिका और ईरान के बीच में एक पीस ट्रीटी टाइप की, मतलब एक नेगोशिएशन टाइप का होता है, तब ये हॉस्टेज क्राइसिस तब जाके खत्म होता है। तो आज की डेट में देखें, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। जैसे आपने देखा होगा ईरान में वो भी चल रहा था, हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा था वहाँ पर मॉरल पुलिस है, जो गर्ल्स हिजाब नहीं पहनती है पुलिस उनको अरेस्ट करती है, केस दर्ज होता है, क्योंकि वो एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, उससे पहले वो एक मॉडर्न कंट्री हुआ करता था 1979 से पहले। उससे पहले कजार डायनेस्टी था जो कि इस्लामिक कंट्री हुआ करता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करें आपको कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड डाउट्स हम कोशिश करेंगे कि लें। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना के लाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।